A lot can happen within a span of a few months in Indian politics, and things can change once an election has been held, depending on the result. In April this year, the government introduced the Constitution 131st Amendment Bill 2026, which was supposed to do two things. It provided for a delimitation of the parliamentary seats in an expanded parliament that would increase the number of members in the Lok Sabha from 543 to 850. And in that expanded parliament, the bill aimed to provide for 33% reservations for women. 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में ये सीमा समाप्त हुई। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। मित्रों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। No revision of seats in the Lok Sabha or the Vidhan Sabha is possible without delimitation. क्या है कारण? मैं प्रावधान बताऊंगा। क्योंकि डिलिमिटेशन होता है पॉपुलेशन के बिना पर। पॉपुलेशन तय करता है किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन उसकी संस्था क्या होगी, वो डिलिमिटेशन कमीशन होगा। Now remember that 33% reservation for women had already been approved by Parliament in the build-up to the 2024 Lok Sabha elections, but the government's contention this time was that this reservation could be fast-tracked to as early as the 2029 Lok Sabha elections and implemented in an expanded Parliament. एक उत्सव का माहौल बनेगा पूरे देश में, और ये दल वो दल वाला विषय नहीं रहने वाला है। कौन जीता, कौन हारा, किसने किया, किसने सब सारा क्रेडिट देश की मातृशक्ति को है, सारा क्रेडिट देश की संसद को है, सारी क्रेडिट हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को है, सारी क्रेडिट पिछले 3-4 दशक से लगातार जो काम कर रहे हैं सबको क्रेडिट है। ये सबका है, सबके सहयोग से है और सबकी भलाई के लिए है। Note that this was tabled in a special session of Parliament that was called incidentally in the middle of an election campaign and ahead of the West Bengal and Tamil Nadu assembly polls in the month of April. The opposition for once was united and voted to defeat the bill, which required a 2/3 majority for approval in both houses. It was defeated in the Lok Sabha. This was despite an assurance by both Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah on the floor of the House that the allocation for each state in terms of the number of constituencies would go up proportionately by 50%. So Uttar Pradesh would increase from 80 to 120 and Tamil Nadu from 39 to 59, for instance. जब इधर ये बात चर्चा में आई कि दक्षिण भारत के राज्य मांग उठा रहे हैं कि साहब हमारा हक कम होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, पूरब के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। हक किसी का कम नहीं होना है, केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रतीक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है
उसको आपसे छीनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आपकी भागीदारी आपसे छीन रहे हैं और आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। However, this guarantee was not embedded in the letter of the bill, and the opposition said that they were not willing to take the government at face value. At one point in the debate, Amit Shah offered to step out and include that provision in the bill. But the opposition was not willing to relent, and the bill, when put to a vote, was defeated. Prime Minister Modi even addressed the nation after this, slamming the Congress party in particular for stalling women's reservation. देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। The Congress hit back, saying that it was willing to back 33% reservations for women in a parliament of 543 if the government was willing to operationalize it, and accused the government of using the issue of women's reservation to spearhead a delimitation process that the Congress, among other opposition members, argued was unfair to the southern states in particular. We all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting women's reservation bill. Therefore, all party we are going to take one stand. We unitedly should fight in parliament and all opposition parties unitedly, and this is the only thing I want to convey you. देखिए, महिला आरक्षण संख्या के आधार पे दे रहे हैं आप 1/3 देना चाहते हैं। 1/3 तो अंक है ना, संख्या है, और संख्या कौन सी देना चाहते हैं? 2011 की। क्या 2011 में आंसर ऐसा ही था? क्या गांव की तस्वीर ऐसी थी? क्या शहर की तस्वीर ऐसी थी? जब 2011 से आबादी बढ़ गई है और आधी आबादी और बढ़ गई होगी, तो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज की जनसंख्या है, उस पर आरक्षण की बात होनी चाहिए। इतनी जल्दीबाजी क्या है इनको? जब हम महिलाओं को देना ही है आरक्षण और सम्मान देना है, तो आखिर जल्दीबाजी क्या है? और फिर 2011 के सेंसस से क्यों? 2027-26 के सेंसस से क्यों नहीं? But like we said earlier, a lot can change in a span of a few months. So what has changed? Well, the BJP created history in the state of West Bengal by winning an assembly election there for the first time. And what did that lead to? Well, an implosion within the Trinamool Congress, both in the assembly and also in the Lok Sabha and the Rajya Sabha as well. There were mass defections to the NDA, with more than 2/3 leaving in the assembly and the Lok Sabha.
If the delimitation bill is again to be introduced in the coming monsoon session, the NDA government, thanks to these defections from the TMC, has more support than earlier. इस देश में कांग्रेस ने करप्शन को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया और संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम किया। जब टीएमसी बनी तो उसने कांग्रेस से ये सारी बुराइयां सीख ली, साथ ही लेफ्ट की भी जितनी बुरी आदतें थी वो भी टीएमसी ने अपना ली और फिर टीएमसी ने भारत की राजनीति का सबसे तिरस्कृत और खतरनाक मॉडल डेवलप किया। टीएमसी ने अपने इस तानाशाही मॉडल में बंगाल को बेड़ियों से जकड़ दिया था। अभी बंगाल की जनता ने राजनीति के ऐसे भयावह तानाशाही मॉडल को पराजित किया है। 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। एक तरफ भय था, दूसरी तरफ भरोसा था। तो भय हार गया इस चुनाव में और मोदी जी का भरोसा जीत गया है, क्योंकि मोदी जी ने करके दिखाया है पिछले 2014 से, और इसलिए ये जीत जो है ये बहुत ही मायने रखती है। आज हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल बहुत ही डेवलपमेंट के मामले पे पिछड़ा है, क्योंकि ईगो अहंकार जब आ जाता है, केंद्र से लड़ाई लड़ना, केंद्र की कोई मदद नहीं स्वीकार करना, इससे क्या फायदा हुआ? इससे लोगों का नुकसान हुआ, राज्य का नुकसान हुआ। इसलिए केंद्र के मदद से कई काम यहाँ हो सकते थे, विकास के काम हो सकते थे, प्रकल्प होते थे, लोगों को सुविधाएं मिलती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। यहाँ का पूरी तरह परिवर्तन जो लोग चाहते थे, ये परिवर्तन जो है लोग यहाँ से भयमुक्त पश्चिम बंगाल चाहते थे। यहाँ पर जो गुंडागर्दी है, दहशत है या करप्शन है, इसको पूरे लोगों ने नकार दिया है और डेवलपमेंट को स्वीकार दिया है। The Sena UBT has also split in the Lok Sabha, with 6 MPs joining the Eknath Shinde faction. Once again, the NDA has received a boost. 6 खासदार शिवसेनेसोबत आल्यानंतर अमित भाईंना सदिच्छा भेट म्हणून आम्ही त्यांचे आशीर्वाद घ्यायला गेलो होतो आणि त्याचबरोबर या खासदारांच्या मतदार क्षेत्रातल्या विकास कामांचे काही प्रस्ताव, काही पत्र देखील या ठिकाणी दिलेली आहेत. How will the Samajwadi Party, which voted against the bill in the month of April, vote this time? Let's not forget that there is an election in Uttar Pradesh in 2027 and the stakes are high. As for the DMK, they had made delimitation an election issue as well and had opposed the bill tooth and nail. They continue to maintain that the central government wants to dilute federalism. However, in the month of April, they were in power in Tamil Nadu. In July, they are in opposition. The TVK, which is in power and is led by the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, has pledged to protect federalism, but it has no Lok Sabha MPs. It is likely that the DMK, which has 22 MPs, could continue opposing the delimitation bill.
A government can be formed with just 50 MPs of Northern India. You don't need the southern parties at all. So what is happening? You're trying to, once again, divide the country. You did it by religion. Now you're trying to do it by region. We oppose it. Our leader is very clear. Tomorrow we're going to hoist black flags in every house in Tamil Nadu. And we are going to wear black dresses to protest. And our leader, Mr. M.K. Stalin, has already spoken and is in the process of speaking to other leaders to ensure that we vote against this bill. The NCP-SP offers an interesting case. There is talk of merging the two factions of the Nationalist Congress Party after the death of Ajit Pawar, who was of course with the NDA. And while the NCP-SP voted against the bill in the month of April, they do not appear to be ruling out the possibility of a rethink. आदरणीय पवार साहेब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडी आमचे सहकारी पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्या मनात पक्षाबद्दल कुठलाही गैरसमज असू नये, ज्या अधिकृतपणे पक्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार अधिकृतपणे कुठल्याही चॅनलशी किंवा कुठल्याही वर्तमानपत्राशी पक्ष बोललेला नाही. पक्षाच्या धोरणांबद्दल जी काही भूमिका वर्तमानपत्रात किंवा चॅनल्सवर आली ती सूत्रांच्या थ्रू आलेली आहे. फिजिकली ऑफिशियली कुठलंही स्टेटमेंट हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवारांनी केलेलं नाही. जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, वो अलग विषय है. उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहाँ के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से. उस बारे में अपनी बात लेकर जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं. ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं. सर, आपने सुप्रिया सुले से बात की है, क्या कहा उन्होंने? सुप्रिया सुले जी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया के मन में जो प्रश्न है, जो सवाल है, उस बारे में मुझे लगता है खुलकर बात करें. Increasing the number of MLAs and MPs is, I don't agree with that. But if you ask me, Maharashtra has 288 MLAs. The plan looks like that they want to increase it to 450 MLAs. 543 MPs this number will increase to 850 or some odd figure. Now it is entirely depending on what Supriya Sule, our leader, and our other 7 MPs and Mr. Sharad Pawar takes a view. And as for what remains of the UBT Sena in the Lok Sabha, nothing concrete just as yet. So there is a lot waiting to happen in the monsoon session. Do remember that abstentions will also matter if this matter comes up and is put to a vote. It brings down the strength of the House, factoring in those who are present and voting, and therefore the 2/3 mark also falls. The session also convenes in the backdrop of a hunger strike by activist Sonam Wangchuk, who's been demanding the resignation of Union Minister for Education Dharmendra Pradhan following the NEET UG leak. As activist Sonam Wangchuk's hunger strike demanding the resignation of Union Minister Dharmendra Pradhan entered the 20th day, now several opposition parties have been rallying support to him. Yesterday, the Aam Aadmi Party national convener and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also met Mr. Sonam Wangchuk. Let me straight away show you the visuals. And now this is the 20th day of the hunger strike of activist Sonam Wangchuk. And the hunger strike has entered its 20th day, and several of the opposition leaders have rallied their support to Mr. Sonam Wangchuk, and several of the opposition parties, including the Aam Aadmi Party, including Samajwadi Party. And also interesting to note is that after measured silence, the Congress Party also extended their support to activist Sonam Wangchuk, and the Congress Party had said
that they share his anguish when they are demanding the resignation of Sonam Wangchuk, and the Congress party say that they also have been demanding the resignation of Union Minister Mr. Dharmendra Pradhan, but they have also appealed that for the health of Sonam Wangchuk, he should put an end to this hunger strike. So the appeal from the hunger strike to the entire country is that, as well as the opposition parties, is that they should come together and be part of this agitation and demand the resignation of Union Minister Mr. Dharmendra Pradhan. देखिए, सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर मरणासन पे है या अगर स्थिति डे बाय डे डेटोरिएट हो रही है या उसकी स्थिति जो है या उसकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सरकार की जवाबदेही है। सरकार को तय करना है कि या जो भी उनकी जायज मांगे हैं उनको आप उसको पूरा करिए, जिससे वो अपना आमरण अनशन जो है तोड़ सकें और उनको एक नई जिंदगी मिल सके। वांगचुक साहब की जो मांग है, उस मांग को अगर ये पूरा कर देगी सरकार, तो हम समझते हैं अविलंब वो अपना आमरण अनशन जो है वो खत्म कर देंगे। What Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him. I think all of us are very concerned for his health and his life, and all of us are hoping that he ends his fast. We are the party that we have been demanding his resignation. We have been demanding accountability from the government for the successive failures of examinations, for the way the CBSE examination has been compromised, for the way the education system has been managed. So we have been demanding the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan for as long as I can remember. It is also happening after Rahul Gandhi has returned from a trip overseas, while the Congress in different states has been struggling to contain dissent. It is also happening when the opposition is much weaker than it had been in the month of April. It all builds up to an interesting few days.